अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ हमने एक वादा किया था आप सब लोगों से कि हम एवरी मंडे नाइट लाइव आकर कुछ न कुछ बातें किया करेंगे, आपसे सुनाएंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। कुछ मेरी मसरूफियात की वजह से दरमियान में इसमें डिले भी आया। अब हम इसको एक मतलब से फिर शुरू करने जा रहे हैं। होपफुली आप सबसे बातचीत होगी, गपशप होगी। और इस दौरान जो अभी रिसेंट पास आया है इस सारे मामले में, तो उसमें ये हुआ है कि हमने शुरू करने जा रहे हैं, कुछ चीजें बेहतर करने की कोशिश की। शुरू में हम डायरेक्ट फेसबुक लाइव आ रहे होते थे तो यूं लगता था कभी कभार बाद में वीडियो देखते हुए कि एक बंदा ऊपर टांगा हुआ है, कोई नीचे, कोई साइड से निकल रहा है, किसी की नाक बड़ी आ रही। तो खुद अपने आप को देखने भी अजीब सा लग रहा होता था। तो आई होप कि आप लोगों को भी उस तरह अच्छा नहीं लगता होगा। तो उम्मीद ये है कि आज वाला मामला जरा बेहतर होगा पहले से। तो सुनाइए, आप सब लोग खैर आफियत से हैं? मेरे साथ बिलाल भी मौजूद हैं, हसनैन भी मौजूद हैं। एक मतलब दरमियान में हसनैन गायब थे लास्ट टाइम, मेरा ख्याल में हसनैन गायब थे। तो मेरे तो काम वाम होते हैं, ये निकम्मा वैसे ही गायब हो जाता है। हाँ हाँ। तो क्या काम तो भाईजान आप बस ठीक है? आपका जर्मनी कैसा है ये बताएं। यूरोप में आपकी तरफ हालात हालात सुने, पुतिन बहुत मार कूट रहा है आप सब लोगों को, बड़े डरे हुए हैं आप लोग। हम बैठे हुए हैं मजाल है उसकी। ऐसे तो लाहौर अपने आप को देखने में भी अजीब सा लग रहा होता था। तो और बैठे हुए हैं, इसी तरह हम्म, जर्मनी में हम लोग बैठे हुए हैं। जर्मनी में चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन एक रैपिड चेंज की जो है ना वो सिचुएशन चल रही है। काफ़ी सारी चीज़ें यूँ लगता है कि जो चीज़ें पहले इमेजिन नहीं की जा सकती थी कि भाई 10-12 साल में तब्दील हो जाएंगी, अब ऐसा लगता है कि आइंदा 3-4 साल में उतनी बड़ी तब्दीली आने की तवक्को है। वो तब्दीली मिलिट्राइजेशन की है, क्योंकि पहले बजट्स जो थे वो सोशल बेनिफिट्स की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था। अब वो मिलिट्राइजेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं। जर्मनी ने इस बात पे सोचना शुरू कर दिया है कि एक तो बाहर से सोल्जर्स रिक्रूट करें, दूसरा लोकल मैंडेटरी करें मिलिट्री सर्विस। इसी तरह हम्म, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से सारे लोग मतलब ऑस्ट्रिया सा छोटा मुल्क भी जो है वो सोच रहा है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे अपने हथियारों वगैरह डिफेंस पे, पर। डिफेंस पर। फिर अभी कुछ दिनों पहले जो प्यूटन ने कुछ ड्रोन्स वगैरह यहाँ पर पोलैंड में आए, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हम्म, पैनिक शुरू हो गया। तो चीज़ें, और दूसरा राइट विंग एजेंडाज जो हैं वो बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। वो उसकी दो तीन जी उसकी सूरतें हैं, हम इस पे किसी वक्त तफसील में बात करेंगे, अभी हमारा वो दूसरा मौजू था। लेकिन जी जी। एक उसमें यह है कि होता क्या है कि राइट विंग जो पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं करती शायद आम तौर पे। यानी एएफडी वगैरह या दूसरी पार्टीज़ हैं, उनको इतनी मकबूलियत हासिल नहीं होती। लेकिन उनका जो एजेंडा है ना, वो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो है ना वो कबूल करती जा रही हैं। जैसे अभी हम्म, जर्मन चांसलर का एक बयान जो है ना बड़ा कंट्रोवर्शियल, और उस पर बड़ी बातचीत हो रही है। हम्म। हाँ, वो मैं है उसका कि कहना चाह रहा था, स्टार्ट बिल्ड वाली जो उसने की है हाँ, बात। तो अब ये ये वही वाले की बात कर रहे हो ना, जिसमें उसने वो एक लफ्ज सा यूज किया है और वो वर्ड यूज करने की वजह से इस तरह उस पर जो नहीं हो रही है, नहीं, वो क्या वर्ड है? स्टार्ट बिल्ड का मतलब होता है कि शहर की आउटलुक कैसी है, मतलब आपको कैसा हाँ। लग, कैसे लोग नज़र आ रहे हैं। तो अब ये क्या कहते हैं, सीडी यू का बनता है। शहर है और बिल्ड तस्वीर को बोलते हैं, तो शहर की जो अच्छा अच्छा, लोग तस्वीर आउटलुक कह कैसी लें। है, उसका आउटलुक आउटलुक कैसी है। हाँ, मैं भी आउटलुक ही हम्म। किया सी, मैं कोई होर तो नहीं किया, तुम बड़ी लैके हैं नहीं मैं क्या, ट्रांसलेशन। मैं उन्होंने थोड़ा जा बड़ी वो नहीं, उसने साथ हाथों के साथ एक्सप्लेन किया ना, इसने ऐसे थोड़ी तुम्हारी हाँ तरह। चलो ये था। बांटने की कुर्बानियों को नहीं वो करते ना। तो वो है ना? अब ये जो है ना वो राइट विंग पार्टीज़ का एटीट्यूड था, या उनका आइडिया था, या वो इस चीज़ से बात करती थी। और अब जो है वो जर्मनी का जो चांसलर है वो इस पे बात कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता राइट विंग पार्टीज़ का असर कबूल कर रही हैं, उनके एजेंडा को जो है वो अपना रही हैं। क्या कहते हैं हम यहाँ पे ऑस्ट्रिया इसको में। अच्छा, इसको मेरे अगर हाँ, याद हो गो अहेड। फिलहाल, इसको पिछले दिनों कुछ एक साल पहले वो जो एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी ऑस्ट्रेंडर हाउस वाली, कि जो फॉरेनर्स हैं उनको निकाल दो।
जो ये स्टार्ट बिल्ड वाली है, इसको आप उसका सॉफ्टवेयर वर्जन समझ सकते हैं। यानी ये उतनी डायरेक्ट बात नहीं है कि फॉरेनर्स को निकाल दो और फॉरेनर्स को कर दो, लेकिन इनडायरेक्टली बात वही है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आने की वजह से जो एक लोकल जर्मन इमेज है, और सेफ्टी का इमेज था, हम्म। इफेक्टिवनेस का इमेज था, और लोगों की सब, वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। हम्म। तो ये एक दिलचस्प तरीका है कि बात आम लोगों से उठ के, बात उन फ्रिंज एलिमेंट से उठ के यहाँ तक पहुंच गई हम्म। है, जो बहुत रैपिड स्पीड स्पीड से बहुत पहुंची है। बहुत और स्पीड जो है ना वो। ये कोई मतलब ये कोई वो पार्टीज नहीं है, या जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं क्योंकि यार ये तो एक्सट्रीमिस्ट थे, या ये तो राइट विंग है। ये वो पार्टीज इन इन अ वे नहीं है। ये मॉडरेट क्या कहते हैं, मॉडरेट क्रिश्चियन पार्टीज़ हैं। यानी इनका रिलीजन से उस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सेकुलर पार्टीज़ हैं। लेकिन सीडीयू जो है ना वो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी है। इससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मतलब क्या कहते हैं, ये एंजेला मर्कल की पार्टी के लोग हैं कि वो ये बातें कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया में एक हम्म। जो सेंटर राइट की पार्टी है, वो क्या कहते हैं, बच्चियों के ऊपर पाबंदी लगाना चाह रही है कि वो स्कूल में हिजाब करके ना आए, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये ऑपरेशन की एक अलामत है। तो अच्छा। हंगरी में ऑलरेडी पहले ही जो है ना वो एक राइट विंग की गवर्नमेंट है। तो जो जो चीज़ें हम सोच रहे थे कि क्या कहते हैं सालों में आइंदा अशरों में तब्दीलियाँ आएंगी, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। मतलब वो अब इतना लंबा अरसा नहीं देखना पड़ेगा यूरोप एक डिफरेंट यूरोप बनते हुए। नहीं, इसको इसको बिलाल, तुम्हारा इंटरनेट का शायद कोई मसला है, उसको एडजस्ट करके देखो। तुम कट रहे हो, वकास कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी। अच्छा, मुझे लगा कि मेरा इंटरनेट, में पाकिस्तान में हूँ तो मुझे लगा मेरे साथ इस तरह का मसला होगा, इसलिए मैं खामोश हो गया कि यार ये चक्कर शायद मेरी तरफ से होगा। अच्छा, एक तो मैं पानी ले लूँ, मुझे थोड़ी सी हिचकी हो रही है। मैं ये कह रहा था कि इसको नेशनलिज्म की कॉल के साथ आप लोग कैसे लेते हैं? सुना, मतलब हम लोग ये मानते हैं कि नेशनलिज्म की जो अप्रोच है, उसकी, सॉरी अप्रोच नहीं, उसकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं इन एलिमेंट्स का या इस तरह की चीजों का रैपिडली सामने आना, ये भी नेशनलिज्म ही में कहीं ना कहीं जाकर होती है। आप कंटिन्यू रखिएगा, मैं पानी लेकर आता यार ये एक जो है ना थोड़ा सा लंबा मौजू है कि जर्मन नेशनलिज्म जो है ना वो बहुत डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू क्या कहते हैं जो दूसरे नेशनलिज्म है। क्योंकि जर्मनी में नाज़ी एक्सपीरियंस के बाद नेशनलिज्म को बड़े डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है और बड़े डिफरेंट तरीके से अपने स्कूलों में पढ़ाया है। यानी जिस तरह हम आम तौर पे नेशनलिज्म की अलामतें देखते हैं कि आम तौर के ऊपर स्टेट के ऊपर तनकीद को एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, या जो सिंबल्स हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं माशरों में, या क्या कहते हैं अपनी, यानी जैसे अमेरिकन नेशनलिज्म है जहाँ आप जो है ना अपने बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं अपनी रियासत के ऊपर। जर्मन जो नेशनलिज्म है वो बहुत डिफरेंट है। हम इसके ऊपर एक एक वीडियो करेंगे जिसमें हम इस बात पे बात करें कि जर्मन ने अपनी नाज़ी रियासत के बाद कैसे अपने आप को डिफ़ाइन किया, और उसके बड़े असरात नज़र आते हैं आपको। अभी भी लोग वो अपने नेशनलिज्म को बड़ा डिफरेंटली देखते हैं दूसरे दूसरे नेशनलिज्म से। तो ऐसे ज़्यादा असरात नहीं हैं। कुछ लोग वो उस पे मौजूद होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक रोमानवियत थी उर्दुआन की खिलाफत के साथ। ठीक है, उस तरह की रोमानवियत कुछ लोगों की क्या कहते हैं ग्रेटर जर्मनी के साथ थी, पर्शियन क्या वर्ड है हसनैन, पर्शियन पर्शियन अम्पायर के साथ, या रशियन पर्शियन रशियन अम्पायर के साथ, या इस तरह की रोमांटिक फीलिंग्स हैं लोगों की। और राइट विंग के कुछ आइडियाज़ हैं। लेकिन नेशनलिज्म बड़ा डिफरेंट है जर्मनी का कंपेयर टू पाकिस्तानी नेशनलिज्म या फिर अमरीकी नेशनलिज्म, वो बड़ा डिफरेंट है। इस ज़्यादातर हालात जो है वो वकास तक तुम्हारा माइक ऑफ है। ज़्यादातर जी। जो हालात हैं वो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इकोनॉमिक उसकी उसकी वजूहत हैं, और क्या कहते हैं ईस्ट जर्मनी में ईस्ट वेस्ट यार, की अब आप, तकसीम की मैं बड़ी आपको काट ख्वाहिश इस कह रहा हूँ आपकी मसाइल हैं। बात ना, वो इस ऐसा है कि जैसे जैसे आपको बात कर रहे हैं तो और सवाल आ रहे हैं, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि हसनैन भी कुछ एडअप करना चाह रहे हैं। लेकिन
क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है और वसी हम्म, टॉपिक है, इस पर हम स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम करते हैं। इसी को लेकर हम एजुकेशन की तरफ अगर चले जाएं कि एक करिश्मा है इस चीज़ का कि हम यूरोप में पढ़ने जा रहे हैं, हम अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तो एकेडेमिया वाला चक्कर होता है कि भी वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई है और हम कुछ नया सीखेंगे, और लाइक वो तरक्की याफ्ता सोसाइटीज़ हैं तो वहाँ पे हमारी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी लर्निंग होगी। एक तो इस हवाले से बात करेंगे, और दूसरा ये कि अगर कोई क्या ये कितना सच है, कितना झूठ है, कितना सही है, कितना गलत है, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात की जाए। एंड देन वी शुड टॉक अबाउट पीपल जो पाकिस्तान से या दुनिया के दीगर खित्तों से यूरोप वगैरह जाना चाहते हैं, तो उनको ये प्लानिंग कब से करनी चाहिए और किस तरीके से वो इसको आगे लेकर चल सकते हैं। एंड स्पेशली कोई इस तरह की ख़ास चीज़ें जो बहुत जनरली लोगों को मालूम नहीं है, उस हवाले से कोई बात कर लें। स्पेसिफिक ज़ाहिर है कि बहुत ही स्पेसिफिक तो बहुत डिटेलिंग हो जाएगा, वो तो मुमकिन भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, इस हवाले से अगर बात हो जाए तो क्या ख्याल आपको, आपको खुद स्पेशली हसनैन और बिलाल दोनों की मौजूदगी से ये भी एक फायदा है कि एक मदरसे की एक मुकम्मल तालीम करने के बाद आप यूरोप गए। So that's a different kind of experience or a different pathway, I would say. और हसनैन कन्वेंशनल स्टडीज के साथ, मदरसे की स्टडीज ठीक है लेकिन कन्वेंशनल डिग्रीज के ऊपर वहाँ पर गए हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं, या इसका एक ही तरीका है, ये कहीं पे कन्वर्ज होते हैं या नहीं होते हैं, या इसको किस तरह से कुछ किया जाए। लाइक मैं ये समझता हूँ, मुझसे भी लोग रब्ते करते हैं आप लोगों के हवाले से भी, या कि वो तो मेरे नाल मदरसे पढ़ते सी, वो किन चला गया यूरोप। तो ये एक बड़ा सवाल होता है। लाइक इट सीम्स लाइक अनबिलीवेबल और अनइमेजिनेबल के मदरसे वाले ने भी यूरोपियन ने ना एडमिशन दे देता, वो तो सारे दुश्मन ने थे, और ये वो फलाने इस तरह की जो बातें होती हैं। तो इस हवाले से भी बात जरूर करेंगे। और कन्वेंशनल स्टडीज से या एजुकेशन सिस्टम से कुछ आता है तो उसको किस किस तरह से बेसिक चीजें हैं। सो हुएवर हसनैन स्टार्ट करना चाहें, बिलाल ये बात। बिलाल 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 पिक कर ले, बेहतर है। यार इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कभी हम अपनी इसमें दो दो चीज़ें हैं। एक तो कभी हम पर्सनल जर्नी पे फिर किसी वक्त बात करेंगे कि वो किस तरह की रही और उससे क्या फ़ायदे हासिल हुए या क्या नुकसानात हुए या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई। वो एक एक अलहदा जर्नी है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं एजुकेशन, मैं जो जस्ट सिर्फ अगर एजुकेशन को देखा जाए तो नो डाउट यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास सीखने की। आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा आपकी आपकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू होती है। और दूसरा एक सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे कि अक्सर वही लोग यहाँ पे रह पाते हैं कि जो यानी क्या कहते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अपनी जो स्टडीज़ है उनको समझते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, वही रह पाते हैं। तो आम तौर पे ये जो ख्वाब है कि बस हम मूव होंगे और सारे मसले हल हो जाएंगे, अगर तो आप मूव होंगे यहाँ पर तालीम के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, तो नो डाउट बहुत सारे मौक़े हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपकी डिग्री की वैल्यू भी होगी और आपको एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है और आप अच्छे तरीके से अपनी मुस्तकबिल को वो जो है ना बेहतर बना सकते हैं। अब लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसे आमतौर पे जर्मनी के बारे में ये मालूमात बताई जाती है कि जर्मनी में तालीम जो है वो बिल्कुल फ्री है, जो कि दुरुस्त है। जर्मनी में अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लेकिन अभी तक भी तकरीबन 80% 90% सरकारी जामियात में आपको कोई फ़ीस नहीं अदा करनी पड़ती। 6 माह में आपको लेकिन एक दफ़ा। शायद ये तब्दील हो जाएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने भी जो वीसी है उसने ईमेल की है कि जो स्टेट है उसने फंडिंग कट कर दी है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन अभी वो श्योर नहीं है कि इस फंडिंग के कट होने का मतलब क्या है। तो ये वाले भी एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए। इसको वही जो बात पहले बिलाल कर रहे थे कि जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसकी तरफ कोई एक तवज्जो या रुझान जो हमें देखने को मिल रहा है, उसमें एजुकेशन सेक्टर मेरे ख्याल में जद में आएगा और आ रहा है। अच्छा। जो जो कट्स हो रहे हैं और बहुत मेजर कट्स हो रहे हैं,
यूनिवर्सिटी की फंडिंग में। और इवन के पिछले साल में हम बातें यहाँ तक सुन रहे थे कि मुमकिन है कि वो इसको फीस पे ले जाएंगे। जो फ्री एजुकेशन है वो जो स्कॉटिश स्टाइल है कमोबेश उसमें उसमें कन्वर्ट कर देंगे। आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि स्कॉटलैंड में ये स्टाइल अभी बाकी है या नहीं है, या क्या इसकी हिस्ट्री है, मैं गलत हो सकता हूँ। तो वो ये है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन जो बाहर से आएंगे इंटरनेशनल, उन्हें उसकी पे रकम जो करना है होगा। पे करना पड़ेगी। तो उस स्टाइल की कुछ बातें लेकिन सुन। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो तो काइंड ऑफ ऑलरेडी पे कर ही रहे होते हैं ना, वो अपने वीजा की नहीं मैं फी वहां पे पे कर रहे होते हाँ हैं, वो और चीजों को कर रहे होते हैं, तो नहीं लेकिन यूके की निस्बत यहाँ पे ये होता है बिलाल, सॉरी, यूके की निस्बत यहाँ पे होता है कि यूके में जैसे आपको ट्यूशन फी भी पे करनी पड़ती है, अनलेस आपके हम्म, पास वो ना हो, स्कॉलरशिप ना हो। यहाँ पे ट्यूशन फी उस तरह से नहीं होती, एक बहुत मामूली सा कंट्रीब्यूशन आपको पे करना पड़ता है जो किसी अच्छा, तौर पे ये कवर होगा। स्कॉलरशिप से मुझे याद है कि क्या ये स्कॉलरशिप्स का हजम इतना होता है कि ये ओवरऑल अगर फी ना रखें, सिर्फ स्कॉलरशिप्स खत्म कर दें, तो वो इनके बजट को वो कर सकते हैं, या नहीं आप समझते हैं कि स्कॉलरशिप्स कम होती हैं और ओवरऑल एजुकेशन का बजट ज्यादा होता जर्मनी स्कॉलरशिप्स नहीं होती जर्मनी में। एज ए दो टाइप की स्कॉलरशिप होती हैं, एक जो होम स्कॉलरशिप्स होती हैं और एक फिर जो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देते हैं। जो होम स्कॉलरशिप्स होती हैं, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ, वो यूजुअली इतनी नहीं होती। वो ये एज्यूम करते हैं कि आप यहाँ के पले बड़े हैं, आपके इतने अखराजात नहीं हैं, और हम आपको एक रीजनेबल सी अमाउंट दे रहे हैं जिसमें आपका जैसे पॉकेट मनी टाइप होती है, एक एक वो टाइप्स की कुछ फंडिंग्स आपको मिलती हैं। ये मैं मास्टर्स लेवल पे बात कर रहा हूँ। कुछ फंडिंग्स आपको मिलती हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूट है डार्ट के नाम से, DWAD, लेकिन वो मास्टर को अनफॉर्चुनेटली बहुत कम फंड करता है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। वो एक रीजनेबल अमाउंट होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो स्कॉलरशिप्स ये दे रहे हैं, और इनका स्कॉलरशिप का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। मिसाल के तौर पे जैसे डॉइचलैंड स्टिपेंडियम है, वो आधी रकम सोसाइटी पे करती है, जो लोग हैं वो पे करते हैं, और आधी रकम स्कॉलरशिप की गवर्नमेंट पे करती है, या उस तरह। तो वो एक वो है। तो स्कॉलरशिप आई गेस इतना बड़ा अमाउंट नहीं बनाती कि अगर सिर्फ उसी को कट कर दें तो ये कुछ कुछ कर सकते हैं। आई थिंक इन्हें रिसर्च में कट करना पड़ेगा, एजुकेशन में कट करना पड़ेगा, टू कोप अप विद एवरीथिंग दैट्स बीन गोइंग ऑन। है। बिलाल कुछ कह रहे थे। हाँ बिलाल हाँ नहीं कुछ कह मैं ये रहा कह था। रहा था कि क्या कहते हैं जो फ़र्क है ना अमेरिकन यूके और जर्मनी के सिस्टम में, वो ये है कि वहाँ पे ट्यूशन फ़ी आपको देनी पड़ती है, और अमेरिकन तो बहुत ज़्यादा मास्टर्स लेवल पे जो है ना आपको फ़ी करनी पड़ती है। लेकिन फिर चूँकि मास्टर्स की बात हसनैन ने कर दी है, जो PhD का लेवल है वहाँ पे आम तौर पे क्या होता है कि दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको एक प्रॉपर जॉब मिल जाए, यानी प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स पे एक प्रोफेसर को 5 साल की या 3 साल की एक ग्रांट मिलती है, और प्रोफेसर उसमें अपने कुछ PhD ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय कर लेता है। या कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो रिसर्चर्स को एम्प्लॉय करते हैं। तो एक सूरत उसकी ये होती है, और दूसरी सूरत हाल उसकी ये होती है कि जर्मनी में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप देते हैं। तो जब आप एम्प्लॉयड होते हैं तो उसकी कंडीशंस जो है ना वो डिफरेंट होती हैं, और जब आप स्कॉलरशिप होल्डर होते हैं तो उसकी कंडीशंस वो डिफरेंट होती हैं। और ये चीज़ें क्या कहते हैं मुख्तलिफ सतह पे होती हैं। हर तरह के इंस्टीट्यूट को वो जो है ना केटर करते हैं। लेकिन जर्मनी में मास्टर्स की स्कॉलरशिप मिसाल के तौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो मेरे इल्म में है, एक स्कॉलरशिप है डार्ट की, वो सिर्फ जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनमें सिर्फ पब्लिक पॉलिसी को केटर करती पब्लिक है, पॉलिसी। वो भी एयरफोर्ट में, और किसी जगह पे नहीं। इसी तरह एक और स्कॉलरशिप है जिसे कहते हैं इरास्मस मंडस, वो केटर करती है आपको 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। वो एक अच्छी स्कॉलरशिप है, क्या कहते हैं अच्छे खासी अमाउंट, उसकी जितनी अमाउंट होती है उससे आपका अच्छा गुजारा भी हो जाता है। फिर इसी तरह एक और जो वो है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की स्कॉलरशिप है। उसमें हंगरी में आप HEC के ज़रिए आते हैं। HEC की स्कॉलरशिप्स हैं पोस्ट डॉक के लिए भी, कि आप अपनी PhD के बाद अगर पोस्ट डॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ किसी प्रोफेसर के साथ रब्ता करें और वो आपको अप्रूवल दे दे आपके थीसिस को, तो फिर आप HEC से रब्ता करें तो HEC
के ज़रिए भी आप आ सकते हैं। तो काफ़ी सारे मौक़े हैं। अगर और मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि इनिशियली अगर किसी को आना है और वो एक हम्बल बैकग्राउंड से है, हम्बल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि भाई वो तकरीबन 40 एक लाख रुपए या 30 एक लाख रुपए नहीं खर्च कर सकते, तो फिर उनको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना ये 40 या तकरीबन 30 लाख जो आप कह रहे हैं, ये कितने ज़माने के लिए, साल भर के लिए एक या साल के पूरी? नहीं, ये इनिशियल जो आपको जर्मनी, ख़ास तौर पे जर्मनी में आने के लिए इतने पैसे आपके बैंक में होना ज़रूरी हैं। इसके बगैर जो है ना वो आपकी अच्छा, मुश्किल हो मैं जाता है। बिलाल जब बात कर रहे तो मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हाँ बिलाल, प्लीज तो कंटिन्यू। इतनी मतलब आम तौर पे जो है ना वो ज़रूरी होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं, मैं तो दोस्तों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको आना है और आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आप ज़रूर आएँ, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर जो है वो स्कॉलरशिप्स वगैरह की तरफ जो है ना वो देखना चाहिए। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, इरास्मस मंडस है, क्या कहते हैं डार्ट की एक स्कॉलरशिप है, इटली में लोकल यूनिवर्सिटीज़ उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स हैं, एक दो स्पेन में स्कॉलरशिप्स हैं। तो वो हमेशा जो है वो स्कॉलरशिप्स के बारे में जो है ना वो सोचना चाहिए। और आखिरी बात फिर हसनैन करेगा, आम तौर पे यानी मैं कुछ चीज़ें देख रहा था पिछले दिनों, तो आम तौर पे स्कॉलरशिप ज़्यादा होती हैं और लेने वाले लोग कम होते हैं। ये एक यानी आम तौर पे हमारे यहाँ जो एक सब कि यार बड़ी इसकी मुश्किल वजह क्या है? क्राइटेरिया सख्त होता है या क्राइटेरिया सख्त तो नहीं होता, लोग अप्लाई करने वाले कम लोग होते हैं, यानी क्राइटेरिया भी सख्त होता है, आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी होती है, उसमें जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि बस अगर जो है ना वो एडमिशन मिल जाए तो बस सारे मामला तब्दील हो जाएंगे। स्कॉलरशिप जो है ना वो कम्पिटिटिव होती है, आपको अच्छी खासी उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी होती है। जी हसनैन। हाँ, इन द स्पिरिट ऑफ रिकमेंडिंग पीपल, मैं उसी को इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रहा था। अगर आपके पास इस कदर रकम है और इवन नहीं भी है, तो आई वुड से कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जर्मनी जैसे मुल्क में या किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे जो ज़बान है वो अंग्रेज़ी नहीं है, तो ट्राई कि आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे ज़बान अंग्रेज़ी है। उसकी उसकी बहुत सीधी वजह ये है, अगर कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न नहीं है जर्मनी में आने की, कोई बहुत स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, कोई बहुत स्पेसिफिक वजह नहीं है, तो ट्राई एंड सी कि आप और क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वो यूजफुल इसलिए होते हैं, और ये हम अक्सर बात आपस में भी करते हैं, यूजफुल इसलिए होते हैं कि आपको एक ऐसे मुल्क में आना है जिसकी ज़बान आपको बिल्कुल स्क्रैच से सीखनी है, और वो उन तमाम बर्डन्स के ऊपर एक और बर्डन बनेगी जो ऑलरेडी आपको बेयर करना है जब आप यहाँ पे आना है एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब। तो मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म के तौर पे यहाँ पे आपको कि आपको एक स्टूडेंट जॉब करनी है, उसके अलावा आपको अपनी स्टडीज़ को देखना है, उसके अलावा आपको अपनी सीवी बना के जॉब हंटिंग करनी है, आप फ्यूचर के लिए वगैरह वगैरह प्लानिंग करनी है, ये वो। इस पर चौथी चीज़ ऐड हो जाती है, आपको लैंग्वेज सीखनी है। एंड देन फिर एट सम पॉइंट वो लैंग्वेज बैरियर बनना शुरू हो जाती है, या वो जो डेफिशिएंसी है बैरियर बनना शुरू हो जाती है। तो जब आप प्लान कर रहे हैं तो कीप इन माइंड कि अगर आपकी कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न नहीं है तो ट्राई एंड सी के और कहाँ पे आप एडजस्ट हो सकते हैं। और जो दूसरी बात उसके बाद मतलब मैं इसके बाद करता हूँ, अमूमी तौर पे आप अगर फेसबुक पे जाएं तो लोग वहाँ पे जो लोग यहाँ पे आए होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि जी जर्मनी की इकॉनमी ख़राब हो गई और यूके की इकॉनमी ख़राब हो गई और आने वाले वक्त में और ये हो गया और वो हो गया। तो आई थिंक इस बात से आपको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जर्मनी की या किसी मुल्क की इकॉनमी जितनी भी ख़राब हो जाए, एक जॉब मिल जाएगी आपको। दैट्स ऑल रियली, मतलब सर्वाइव करने के लिए। अच्छा, जब हम ये कह रहे होते हैं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाएं, तो क्या आपका वो नैरो नहीं हो जाता है स्कोप? मसलन हम अमेरिका एंड यूके, ये दो बड़े मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी है, लेकिन बाहर इन दोनों में, ऑस्ट्रेलिया का मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तो वो आप लोगों को कोई हो तो मुझे बताइएगा, जरूर एडप्ट कीजिएगा। लेकिन इन दो मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा महंगाई भी तो है, उसको अफोर्डेबिलिटी का भी एक बड़ा इशू होता है, और आई गेस के वहाँ की स्कॉलरशिप्स भी बहुत ही ज़्यादा फिर नहीं, मुश्किल हो उसके जाती साथ है। चीज़ें ऐड हो जाती हैं ना फिर। असल में ये कंडीशन है बहुत सारी चीज़ों पे। मिसाल के तौर पे आप जब जर्मनी आते हैं तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आपको ज़बान नहीं आती तो वो पहले ही कम है। यानी आप
को ज़बान वाली जहाँ पे ज़बान की ज़रूरत है, इवन जो गैस्ट्रोनॉमी की आम जॉब्स हैं वो भी आपको आपके लिए जो है ना वो हर्डल होती हैं, आप नहीं मिल सकती। लेकिन जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तो ऑलरेडी आपको एक लैंग्वेज आती होती है और आपका वो बैरियर ख़त्म हो जाता है, तो आप उसी काम को कर सकते हैं जो आप पाकिस्तान में करके आ रहे होते हैं। तो आई थिंक वो कंडीशन होता है कि क्या बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाती है चीज़ें आपके साथ। ये एक बड़ा फैक्टर है जो असनैन ने बताया, ज़बान जो है ना वो इन जनरल एक बड़ा काम होता है। बट ऑब्वियसली यानी अगर आप मोटिवेटेड हैं और आप ज़बान सीखना चाहते हैं और अभी यंग हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए। मतलब ज़बान आप अगर यंग हैं 2-3 साल में आप ज़बान अच्छे तरीके से जो है ना वो सीख सकते हैं। क्या कहते हैं, आई थिंक कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है। ज़बान 6 माह में सीखी जा सकती है। मतलब मिसाल के तौर पे आपके पास अगर करने को कुछ नहीं है और सिर्फ आपको ये टास्क दे दिया जाए कि भैया आप ये ज़बान सीख लें, ज़बान आप 6 माह में सीख सकते हैं। ज़बान जो लैंग्वेज कोर्स में आते हैं 6 माह में वो इसको मुकम्मल कर लेते हैं, 6 माह में, 7 माह में, 8 इवन माह में। पाकिस्तान में भी आप सीख सकते हैं आने से पहले। पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज में भी तो होंगे इस तरह की अपॉर्चुनिटी, या नहीं? वो जरा टाइम ज्यादा लगेगा, ज़ाहिर है माहौल नहीं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान में लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जहाँ पे जर्मन सीखी जाती है, अच्छा खासा कारोबार भी है। अली भाई का एक कमेंट है, वो साथ में पढ़ लें अगर। इट डिपेंड्स इफ़ यू हैव रिसोर्सेज गो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, इफ़ नॉट देन अप्लाई फॉर जर्मनी और एनी अदर कंट्री। मेक सेंस। बल्कि अगर अली को आप जो है ना वो भेज दें क्या कहते हैं जूम लिंक, तो वो चूँकि एक छोटे शहर में रह रहा है तो आई थिंक हम उसका पर्सपेक्टिव भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ। हसनैन, आप कर लीजिए। ईस्ट में है वैसे हाँ, तो एक पर्सपेक्टिव हम जो है ना वो ले सकते हैं उनसे इस हवाले से भी। मैं उनसे भेज दूं, पता नहीं अवेलेबल है, बता अली अगर अवेलेबल तो बता दो, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। हाँ, ये तो अभी तो वैसे ही बाल कटवा दिए ना, तो अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए सर। हैं? बाल तो उसने कटवा दिए, अवेलेबिलिटी का हाँ। मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक और जो मैं अब बात करना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है, वो है सोशल साइंसेस में। अगर आप पीएचडी की बात कर रहा हूँ, उसके आगे लेवल की बात कर रहा हूँ, उसमें जो तालीम की क्वालिटी है ना, एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो यूएस के मुकाबले की नहीं है। यहाँ पे सोशल साइंसेस में यूएस बहुत बहुत आगे है। यानी अच्छा। किसी भी हवाले से हम जब भी मिलते हैं किसी स्कॉलर से, स्टूडेंट से, इट्स वेरी डिफरेंट। बहुत बहुत फ़र्क होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। अगर आप यार इसकी क्या मतलब, कोई वंस अगेन दुनिया के बड़े बड़े जो मामलात होते हैं उनके फैक्टर्स और उनके पीछे जो वजूहात होती हैं, उनको उनकी डिमार्केशन कोई इतनी आसान नहीं होती है। ओवरलैपिंग भी होती हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव भी होते हैं। लेकिन रिसर्च के हाईएस्ट लेवल पर पीएचडी हैं बियॉन्ड, जब हम अभी बात करते हैं कि बहुत आगे हैं, बहुत डिफरेंट है, तो उसके पीछे क्या सचमुच यही चीज है कि वो जो सेकंड अमेंडमेंट की वो बात करते होते हैं कि भी आज़ादी है इज़हार राय, उसका एक बड़ा फैक्टर है, या अदरवाइज भी चीजें ऐसी हैं? नहीं, आज़ादी इज़हार राय यहाँ भी ऐसे ही है। मतलब वो एक कोई पता नहीं, शायद हो उसका बड़ा फैक्टर, मतलब मुझे नहीं पता। लेकिन आज़ादी इज़हार राय यहाँ भी काफ़ी सारी है, ऐसा नहीं है कि कोई मसला है। जो मुझे एक और चीज़ लगती है वो है क्या कहते हैं, एक डिफरेंट किस्म की ओपननेस है। क्या कहते हैं, अमरीकी स्कॉलर्स में वो अपने आप को एक्सपोज करने की, मल्टीकल्चरलिज्म भी की वजह से। हाँ, मल्टीकल्चरलिज्म भी है। अच्छा, अपने आप को ना एक्सपोज करने के लिए तैयार हो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी, आपको क्लोज करना आसान होगा, एंगेजमेंट के आसान होगा। मैं जब हम ये कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय, तो हम पाकिस्तान के कंपैरिजन में तो नहीं कर रहे होते ना, हम यूरोपियन एक पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं। लाइक समहाउ मेरा मानना ये है कि यूरोप शायद अमेरिका जितना प्रोटेक्ट नहीं करता है आज़ादी इज़हार राय को। लाइक हम बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि यूके में बड़ी और तरह से डील किया जाता है आज़ादी इज़हार राय को बनस्बत अमेरिका के।
नहीं बाकी मैं मुल्कों को मुझे पता नहीं, आप उस हवाले से कुछ कह सकते हैं। नहीं नहीं मैं एंड मल्टीकल्चरलिज्म के हवाले से भी मेरी अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के बारे में ये है कि वहाँ पे सोसाइटी आपको बहुत तेजी के साथ और बहुत ही शायद अच्छे तरीके से आपको एक्सेप्ट करती है बनस्बत बाकी मुल्कों के, या नहीं? नहीं दिस इज नहीं नहीं रॉन्ग। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहते हैं, आप अमेरिका जाने का मौका मिले तो आपको अंदाज़ा हो कि जो सोशल गैप है वो कितना बड़ा है वाइट और दूसरी रेसेस के इसके माबैन बहुत बहुत ज़्यादा है। और जो जहाँ तक बात की आपने इसकी क्या कहते हैं आज़ादी इज़हार राय की, उसमें डिफरेंट है, फ़र्क है। एक आज़ादी इज़हार राय जो है ना वो है रिपब्लिकन आइडिया ऑफ आज़ादी इज़हार राय के क्या कहते हैं उसमें जैसे अभी इलेक्शन में हो रहा है कि ज़ोहरान ममदानी जो है ना वो उसको जो है ना वो टेररिस्ट भी कह सकते हैं, उसके बारे में सारी बातें कह सकते हैं। तो वहाँ पे इसकी जो है ना प्रोटेक्शंस नहीं है, माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन वहाँ पे कम है। यूके में ये होता है कि आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं कर सकते, ठीक है, आप उठ के जो है ना वो ऐसी बातें नहीं लिख सकते जिसकी वजह से जो है ना वो जो है ना वो क्या कहते हैं वायलेंस इंतशार फैले। तो बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत जो है ना वो डिफरेंट है उसमें। लेकिन आज़ादी इज़हार राय इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिक, आई थिंक यहाँ भी काफ़ी है। और इन जो यार देखिए ना, मतलब आज़ादी इज़हार राय रिपब्लिकन नारा है, लेकिन हार्वर्ड जो है ना वो उसको उन्होंने सारी उसकी फंडिंग ख़त्म कर दी, रिपब्लिकन से ख़त्म की। क्या कहते हैं उन्होंने जो हेड ऑफ था इस्लामिक स्टडी जमाल काफगार, उसको हटा दिया। उसके पास वो प्रोफेसर तो है लेकिन उसके पास डीनशिप उससे चली गई, ठीक है। कोलंबिया ने भी ये किया। तो क्या कहते हैं एलए कैलिफोर्निया जो डेमोक्रेट स्टेट है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है ना वो जो ट्रम्प कह रहा है उसको आमीन कह ली उसके ऊपर। सो अब ये नहीं होती। मुझे जो वहाँ की एकेडमिया के एक बात जो लगती है, जो मुझे महसूस हुई है मिलने से और इधर उधर से, वो ये है कि क्या कहते हैं, एक तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, अपने आप को एक्सपोज करते हैं वहाँ पे। ये आइडिया नहीं है कि बस ठीक है आपने 4 किताबें पढ़ ली हैं तो दैट्स इट। ये यानी अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, क्रिटिक अपने ऊपर समझना, अपने ऊपर लेना। मुझे लगता है कि ये काफ़ी कंपैरिजन टू जर्मन सोशल साइंसेज में, क्योंकि यहाँ पे रिजिडनेस ज़्यादा है। यहाँ पे अपने आप को चेंज करना जो है ना एक बहुत मुश्किल काम है। अपने आइडियाज़ का मसलन मैं आपको बताऊँ कि 2 यूनिवर्सिटीज़ की इस्लामिक थियोलॉजी और इस्लामिक स्टडीज़, ये 2 डिफरेंट यानी वो हैं शोबे हैं, तो वे एक दूसरे आपस में कोलैबोरेशन नहीं कर सकते यहाँ पे अपने आइडियाज़ भी इतनी रिजिडनेस की वजह से। जबकि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यूएस में बहुत इजीली और बहुत आसानी से हो सकती है। वहाँ भी इसके थोड़े से मसाइल होते हैं डिसिप्लिन्स के, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी रिजिडनेस है, थोड़ी सी यानी लोग बात करते हैं तो कहते हैं नहीं हम इससे जो है ना वो मुश्किल होता है उनको एक्सपोज करना आइडियाज़ की तरफ। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, थोड़े दिन पहले मैं हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें एक साहब जो है वो इस्लामिक थियोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने अपनी क्रिटिक में असल में एकेडमिया में भी अब एक ही क्रिटिक रह गई है एक्सट्रीमिज़म की, वो है एंटी सलफिज़म। मतलब कोई इधर उधर सोचना नहीं है और दैट्स, तो उन्होंने वही उसको ना रिपीट करके जो है ना वो वहाँ पे बयान कर दिया। और ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जो कि यूएस और क्या कहते हैं जर्मनी की कोलैबोरेशन से हो रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो थे ना हमारे, लेकिन वहाँ पे एक तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था उनकी बातें सुन के, लेकिन एक पीएचडी ग्रेजुएट थे हार्वर्ड से, उन्होंने फिर उसके ऊपर कमेंट किया और बाद में हमारी आपस में बात हुई तो आइडिया हुआ कि कितना फ़र्क है। यानी जो चीज़ें आज से 10 साल पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी एकेडमिया में और डिबंक हो चुकी हैं, वो प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी जो है ना वो आज भी उनको जो है ना वो एज अ फैक्ट के तौर पे
बयान कर रहे हैं। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत फ़र्क है। फिर वहाँ पे आप 7 साल में पीएचडी करते हैं, आप आपके पीएचडी होने से पहले आपने पेपर ऑलरेडी शाया करने होते हैं, यहाँ पे आपको 3 साल मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। ऑब्वियसली कोई एक तजिया तो नहीं हो सकता, बट रिसोर्सेज का बहुत बड़ा बहुत फैक्टर है, बहुत फैक्टर इन करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनके रिसोर्सेज उनके वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन इन मालिक के। फिर एक जो वो हिस्टोरिकल और कल्चरल बैगेज है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो जो रिजिडिटी की बात या शेल में रहने वाली बात बिलाल कर रहा हम्म। था, उसकी एक वजह ये बिल्कुल हो सकती है कि यहाँ पे जो वो हिस्टोरिकल बैगेज है वो, कंजर्वेटिविज्म भी बहुत ज्यादा है ना, हिस्टोरिकल बैगेज और कंजर्वेटिव। हाँ कंजर्वेटिज्म ज़्यादा है। और वो उसकी निस्बत गालिबन यूएसए के पास, क्योंकि वो उस तरह से पुरानी आबादी नहीं है यूरोप के मुकाबले में, तो वो कम है। अली क्या हाल है भाई, तुमने बाल बनवा लिए? आपको सलाम। फिर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ ना, बेहतरीन आ रही है। सुनाओ कैसे जी हो भाई? हमें तो आती रहती है, आप सुनाएंगे तो तब आएगी ना। मैं असल में चुप करके बैठा था, तो मैंने कहा कि बड़े लोग बात कर रहे हैं, मैं पहले सुन लूं। क्या बात है। रहा तो आपसे लेकिन नहीं गया, ऐसा एक बंदा आपकी जिंदगी में लाजमी होना चाहिए जो आपको बड़ा मानता भी हो। लेकिन रहा फिर भी नहीं गया और आपने कमेंट कर दिया। तो सुनाए बड़ा जी, आपकी मानता ना तरफ हूँ, आया है बड़ा सोशलिज्म महसूस वापस या करवाता नहीं? हूँ। अभी तक आप उसी चक्कर में पुराने वाले। हमारी तरफ असल में मैं भी सुन रहा था, हमारी तरफ मेरा ख्याल है कि मेरे जो कुछ दोस्त रहते हैं बर्लिन में, उनसे जल्दी अगर आपने जॉब करनी तो आपको ईस्ट में मिल जाएगी, अगर आप ढूंढे तो। यानी अच्छा। अभी जो जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है वहां मेरा ख्याल है उनकी टोटल जो पॉपुलेशन है सिटी की वो सिर्फ 25,000 है। और हम्म। वहाँ यानी अभी मेरे अपने कोर्स में जो मीडिया कम्युनिकेशन का उसमें 10 लोगों को मिल गई है जॉब, ईस्ट में रहते हुए। अच्छा। और बर्लिन में जो मेरे कुछ दोस्त हैं उनको और जॉब नहीं मिल रही। तो अगर आप के स्किल्स अच्छे हैं रिसर्च करने के, जॉब यानी अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको मिल जाती है अपनी फील्ड की भी। नहीं तो अगर आपकी स्किल्स अच्छे नहीं है, यानी जॉब ढूंढना भी एक स्किल है, यानी लैंग्वेज तो है, यानी आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, हम्म। लेकिन अगर आप सीवी को अच्छा नहीं बनाते अपनी जॉब ढूंढने के लिए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, चाहे आप 10 जगह अप्लाई करते रहे, जौन सी मर्जी अप्लाई करते रहे। अगर आपकी C1 भी है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आपके रिसर्च अच्छी नहीं है जॉब ढूंढने की भी। क्योंकि मेरा एक दोस्त है हाँ वो दस। C1 करके और जॉब कर रहा है, हम्म, तो उसको जॉब नहीं मिली। और अच्छा, ये इसको कभी आपने एक्सप्लेन करने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि भाई ये क्या वजह है कि यहाँ पे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है या वहाँ पे वो ज्यादा है, क्या कहते हैं, मुकाबला ज्यादा है पहले? मेरे ख्याल में वेस्ट में मुकाबला भी ज्यादा है ईस्ट की निस्बत ना, यानी लोग यहाँ कम आते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि ईस्ट में लोग रेसिस्ट हैं। लेकिन हम्म। मुझे तो अभी यहाँ रहते हुए 2.5 साल हो गए, मुझे तो अभी तक किसी रेसिज्म का सामना नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ वैसे सुकून ज्यादा है अगर आप ईस्ट में रहते हैं ना, यानी काम है, लोग इजी हम्म। गोइंग है, इतना छेड़ते भी नहीं है आपको। ट्रेडिशनल वेस्ट है। में वैसे दौड़ लगी होती है, यानी आप फ्रैंकफर्ट चले जाएं, कोलोन चले जाएं, आप जहाँ हसनैन साहब रह रहे हैं बर्लिन चले जाएं, वहां तो हम्म। रेस है, यानी आपने लगे हुए हैं, हम्म। आप लगे हुए हैं। यहाँ ये इजी है वैसे। हाँ मेरा यहाँ मेरा वेस्ट वैसे ये में। मानना है कि अगर अदरवाइज आप, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है दोनों एरियाज में? नहीं, काफी डिफरेंस है ईस्ट एंड वेस्ट में। अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो लोग जरा थोड़े से लाइवली हैं, और ईस्ट में जरा वो मुरझाए मुरझाए से हैं। वो असल में उनको ट्रॉमा भी है ना, ये यूनिफिकेशन के बाद यकदम उनको आपने मुकाबले पे ला खड़ा किया वेस्ट के, जो ज्यादा डेवलप भी था, वहाँ लोग पढ़े लिखे भी अच्छे थे। तो हम्म। उनको ये भी एक शौक है कि हमें उस तरह नहीं देखते, यानी वेस्ट में इनको ईस्ट वालों को अच्छा नहीं समझते। कहते हैं कि ये कोई अभी भी उसी सदी में रह रहे हैं, वो चाचू की सदी में रह रहे हैं। तो वो चाचू तो चले गए, लेकिन यहाँ से अभी तक इनके अंदर से चाचू निकला नहीं। और शायद लोगों को कम पता होगा कि यहाँ भी लोग जो बूढ़े हैं वो रशियन बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, वो जर्मन जो है। तो अच्छा। वो अभी भी वो सीन है उनका। यहाँ ये जिस तरह हम हमारे यहाँ है ना, पंजाबी जो है ना वो मजाक उड़ाते हैं पठानों का, या पठान मजाक उड़ाते हैं बिल्कुल। दाल खोरा कह के। इस तरह हम्म। वेस्ट वाले जो है वो ईस्ट वालों को नीचा दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि यार ये इनको देखो, इनको चेक करो, इनके हालात छोटे छोटे देखो। टाउन से जैसे हम गांव से कोई हाँ, शहर में पेंडू लड़का है, पेंडू आ गया है तो पेंडू, हाँ हम उसको पेंडू पेंडू कहते हैं, तो तो ये ये तो सूरत हाल यहाँ चलती है। और अब एक और जो जैसे जैसे AFD जीतना शुरू हुई है, तो उससे एक और, चूँकि जो मेरी चूँकि ऐसे ही लिबरलिज्म से सड़ी होती है, तो जो लिबरल आइडियाज़ हो ना, लिबरल आइडियाज़ में एक बहुत बड़ी रवैया, जो आइडियाज़ तो नहीं, रवैया जो होता है ना, वो होता है जजमेंटल किस्म का।
कि आप इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंस्टेड ऑफ इंगेजिंग समबडी, आप जो है ना वो जज करते हैं लोगों के ऊपर हुक्म लगाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जो वेस्ट के शहर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अब करना शुरू किया हुआ है, और लोगों को क्या कहते हैं अलकाब दे दे के लोगों के ऊपर बातें कर कर के एक और तरह का सेंटिमेंट जो है ना वो डेवलप कर दिया हुआ है। दूसरा, वेस्ट के अंदर जो है ना वो वेस्ट जब वेस्ट तकसीम हुई थी तो वेस्ट के अंदर पूरी लिबरल वर्ल्ड जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था। इधर तो बेचारा एक जो है ना वो ताकत थी, उनके पास कोई इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, और वो कंटिन्यूड रही है क्या कहते हैं आज तक। यानी डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री में आपको ईस्ट में उतनी बड़ी इंडस्ट्री नज़र नहीं आती जितनी आपको वेस्ट में नज़र आती है। आपको स्टुटगार्ट जाए, आपको एक जो है ना वो गाड़ियों BMW सारा कुछ नज़र आएगा। ईस्ट में आपको इस तरह ईस्ट में आपको अमेज़ॉन के जो है ना वेयर हाउस नज़र आएंगे। तो बहुत डिफरेंस है इन चीज़ों में। अमेज़ॉन के वेयर हाउस से मेरा आइडिया है कि वहाँ पे आपको इस तरह की जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ लोग जो है ना वो डेवलपमेंट की एक सेंस दिखाती है, और दूसरी तरफ आपको BMW जो है ना बनाने की एक सेंस दिखाती है। तो वो अभी तक यार अभी आप आए हैं तो हम एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो आपको लगता है कि कोई ईस्ट की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन निस्बतन आसानी से होता है, यानी आप ओवरऑल जस्ट जो आपके हवाले से बात करें? मेरा ख्याल है डिपेंड करता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज में लेना चाह रहे हैं तो वो ईस्ट में इजी है, लेकिन आईटी में अगर लेना चाह रहे हैं तो वो ईस्ट में भी मुश्किल है। यानी इंडियंस के आने की वजह से जो है ना वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियंस बहुत आ रहे हैं खासतौर पे ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में इजीली मिल जाता था, क्योंकि उन्होंने असल में यहाँ मैन पावर की भी कमी थी ईस्ट में ना, तो उन्होंने पूरा करने के लिए बहुत ही धड़ा रहे। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी ने पिछले साल इतने एडमिशन दिए कि अब वो, यानी हमारी यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर थे, यानी मेरी जो अपनी डिग्री है मीडिया एंड कम्युनिकेशन की, उनका जो हमारे प्रोफेसर था वो कहता है कि इस डिग्री का नाम चेंज करके ग्लोबल साउथ रख देना चाहिए, क्योंकि वहाँ ग्लोबल साउथ से बहुत लोग आ रहे थे। तो उन्होंने अब यहाँ भी अब उन्होंने यानी सख्तियां करना शुरू कर दी है ह्यूमैनिटीज में भी। यानी पहले जो बैंड रिक्वायरमेंट थी उससे अब उन्होंने ज्यादा कर दी है, और बाकी चीजें भी कर दी। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है यार कॉटोबस जो है यहाँ पे वो कितना छोटा सा है और उसका किसी को पता भी नहीं होगा। आधे से ज्यादा पाकिस्तान कॉटोबस में बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब यानी वो आपको आप लगता नहीं कि वो जर्मनी है। हमारी यूनिवर्सिटी चले जाएं इनमें, वहाँ आपको ऐसा लगेगा आप इंडिया या पाकिस्तान में खड़े हैं। नहीं, लोग नीचे खड़े होकर हॉस्टल के बाहर एक दूसरे को बुला रहे होते हैं ऊंची सी आवाज से। हाँ, और यहाँ की मेंजा में आप जाओ तो आपको इंडियन समोसे मिल रहे हैं। यहाँ की जो कैंटीन्स हैं, यूनिवर्सिटी कैंटीन्स हैं, आपको इंडियन समोसे मिल रहे हैं, आपको वो मिल रहा है। तो ये इन एरियाज के अंदर मेरे ख्याल में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इंडियंस की, पाकिस्तानियों की, बंगालियों की। नहीं, इसमें एक इशू ये भी है ना कि कुछ जर्मनी ने यूनिवर्सिटी टाउन्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे दूसरी आम आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब वो यूनिवर्सिटी टाउन्स हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा लोग जो है ना वो क्या कहते हैं आते हैं, इनवाइट करते हैं उनको। एक और इशू इसमें ये है ना कि जो जर्मनी या वेस्ट की जो थी ना पावर थी, या जिस वजह से वेस्ट टॉप पे था, वो सबसे उसका सारा ताल्लुक जो है ना इनोवेशन से। यानी इनोवेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो है ना वो आप कर सकेंगे। तो ये सारा टैलेंट USB यानी उसका इंपोर्ट करना, या जर्मनी का सारा टैलेंट यहाँ पे लाना, उसकी एक बुनियादी वजह है कि वो कि इन्वेंशन जो है ना वो ज़्यादा हो, और उसके लिए सारी यूनिवर्सिटीज टाउन, उसके लिए सारी स्कॉलरशिप्स, उसके लिए सारी मेहनत, ये उसकी वो अगरचे अभी मैं कल परसों एक स्टडी पढ़ रहा था कि अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 30% जो है ना इनोवेशन जो जर्मनी में हो रही हैं, जो पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं, वो 30% जो लोग हैं वो इमिग्रेंट हैं या इमिग्रेंट बैकग्राउंड से हैं। तो इसलिए अभी भी अगर आप जब जाते हैं क्या कहते हैं एडमिशन लेने के लिए ना, तो 2 कैटेगरीज होती हैं एडमिशन की। एक कैटेगरीज होती है जिसमें आपका कंपटीशन होता है, जिसमें आपको टेस्ट देना होता है या आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आप सेलेक्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उसके ऊपर लिखा होता है NC, अगर आप यूनिवर्सिटीज पे सर्च करें ना, तो उसका मतलब होता है कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं ना तो फिर आपका एडमिशन हो गया। मतलब उसके लिए आपको किसी एडिशनल टेस्ट या एग्ज़ाम या उसकी ज़रूरत नहीं, नॉन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बिल्कुल। हाँ, तो वो क्या कहते हैं आप वहाँ पे आ सकते हैं और आप वहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, जब हम ये बातें कर रहे थे तो क्या कहते हैं मुझे रीसेंट एक्सपीरियंस है अली का, लेकिन अभी भी अली को भी टाइम हो गया है। जो पाकिस्तान में वीज़ा सिचुएशन है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है
जर्मनी आने में। गुज़श्ता दिनों में उन्होंने वो कराची वाला कौंसलेट भी बंद कर दिया है, तो और अभी रिसेंटली उन्होंने एक सिस्टम भी चेंज किया है। तो उस हवाले से अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन है किसी के पास कि आजकल क्या सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एज़ फार एज़ आई नो। एक यार साल आपका लग सूरत जाता हाल, है एडमिशन लेने तक, और फिर एक साल लग जाता है हाँ, एक वीज़ा लेने तक। एक ट्रैवल सूरत करने हाल मेरे ख्याल में उन्होंने इम्प्रूव इस तरह से की है, कि उन्होंने जो अच्छा काम किया है वो ये कि अब अपॉइंटमेंट सिर्फ वो बुक करवा सकता है जिसके पास एडमिशन लेटर है। शायद उससे स्पीड अप हो गया हो काम, आई एम नॉट श्योर कि करंट क्या सूरत हाल है। उसमें ये है कि मैं तो खुद, क्योंकि इस मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद डसा हुआ हूँ, तो मैं तो खुद यहाँ तकरीबन साल के बाद हम आया सब था, डसे हुए हैं यानी इसके। तो लेकिन अभी यानी चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी आपको 6 महीने लग जाएंगे। अगर आपने अभी अप्लाई किया है तो वो अभी भी 3 से 6 महीने लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप क्या कर रहे हैं। यानी एक हाँ, गो अहेड और ये भी प्लीज सिर्फ आप स्टडी का है, लेकिन अगर आप यानी दूसरे वीजा की बात करते हैं ना, जो FRB हो गया, फैमिली का, और ये वो तो अभी 3-3 साल लोग अभी वेट ही हाँ कर रहे हाँ, हैं वो तो सोचे मिला अच्छा, भाई, वो कि तो वो सोचे मिला। ये सालों में। जर्मनी, यानी असल में जर्मनी का मसला ये है कि ये कहते हैं कि हर चीज जो है ना वो ईंट और पत्थर से हो, यानी आपने कोई चीज करनी है तो वो बाय हैंड देनी है, फिजिकली आपने जाना है, आपने वो करना है। अभी यानी अभी जो बात हो रही थी ईस्ट और वेस्ट की, ईस्ट का मसला ये भी है कि मैं अभी जो कोर्स पढ़ रहा था ना, मीडिया पॉलिटिक्स इन जर्मनी, उसमें हमारा हम्म। सब्जेक्ट है जिसका टॉपिक यही कि ईस्ट अभी भी इतना पीछे क्यों है वेस्ट से। उसका सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जो इनोवेशन हो रही थी वो ईस्ट में हो रही थी, जो भी इन्फ्लक्स आया ना टेक्नोलॉजी का और इन्फॉर्मेशन का, तो ये कुछ शॉक है नहीं, इनको मेमोरी शॉक कहते हैं बेसिकली, कि मेमोरी शॉक लगा है ईस्ट को। तो इस वजह से वो अभी तक उससे कोप अप ही नहीं कर पा रहे कि हमने टेक्नोलॉजी को इम्बेड किस तरह करना है अपने सिस्टम्स में। हम्म। यानी अभी भी ये खत लिखेंगे आपको, खूबसूरत सा खत भेजेंगे कि पैसे जमा करवा दें, वो आप रिप्लाई करेंगे, वो 2 महीने बाद फिर रिप्लाई करेंगे आपको। तो ये अभी इनका है, ये थोड़ा सा मसला है इसमें, तो ये बहुत अली मसला है। अली हाँ यार, जो वेस्ट में भी यही सूरत हाल है। अपॉइंटमेंट सिस्टम देख लो। वेस्ट में भी यही सूरत हाल है। क्या कहते हैं, बर्लिन हाँ में अगर आपको किसी जगह पे भी जाना है इमिग्रेशन के लिए, या इवन अपने घर रजिस्टर कराने के लिए, जिसको हम एनमेल्डुंग कहते हैं, या भाई आप सोच ख़त्म कर दें, आप जो इसको लग जाते हैं महीनों के, आप जो है ना वो अपना अच्छा। घर रजिस्टर करा सकें। और घर रजिस्टर कराने के ऊपर सारा कुछ डिपेंड होता है। यानी आप बैंक अकाउंट बना सकते हैं, यूजुअली सिम मिल जाती है आमतौर पे, लेकिन आप किसी जगह पे आपने इमिग्रेशन आपने करानी है, कोई भी काम करना है, वो आपके घर के एड्रेस पे डिपेंड होता है, और घर का एड्रेस रजिस्टर कराने में आपको महीनों लग जाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि सूरत हाल और क्या है। दिलचस्प बात यह है कि कभी भी आपको वो जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत कम मिलती है आपको अपॉइंटमेंट, जहाँ बहुत अच्छे सिस्टम है। वरना आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो एक पर्ची से ऊपर लिख के आपको डेट और उस पर टिक करके आपको दे देते हैं कि ये अगली दफा साथ लेके आना। और अच्छा। तो लेकिन आपको लगता है लेकिन लेकिन मैं कहाँ आ गया। ईस्ट में एक चीज अच्छी है कि यहाँ ट्रेन लेट नहीं होती, वेस्ट में ट्रेन बहुत लेट होती है, भाई यहाँ ट्रेनें साहब लेट नहीं कितना होती, ये मैं बड़ा जलील फायदा हुआ हूँ, है। ओहो। ये बहुत फायदा है इसका कि यहाँ ट्रेन नहीं लेट होती। ये यार और यहाँ आईसीईटी चैंपियन ट्रेन है, मतलब जबरदस्त है इसके बारे में यूरोप में, और इतनी लेट, 1.5 2 2 घंटे लेट हो रही है। यानी तो ये फिर तुम लोग मुमकिन हम नहीं है। पाकिस्तानियों को और ये ओवरसीज वाले जो नहीं, हम पाकिस्तानियों क्यों सुनाते और रहते हो कि ये तुम्हारी मुमकिन ट्रेन नहीं लेट है कि होती है, शर्म करो भाई। अगर आपने यानी डोइचे यूरोप बान में का जर्मनी में टिकट भी लिया है ट्रेनें ना, लेट होती तो हमारे क्या कसूर है भाई? पूरे अगर यूरोप में डोइचे बान जो है ना वो मशहूर है लेट मशहूर होने है, की वजह से, अगर आपने डोइचे बान का कि टिकट लिया है ना, तो और उसके दरमियान में कनेक्शन है आपका, तो 99% चांस है कि आप अपना कनेक्शन मिस करेंगे। यानी ये, अच्छा। हाँ, ये 99% चांस है। और उन्होंने कहा है कि हम 2000, अभी उन्होंने नया सीईओ लगाया, और उन्होंने कहा है कि हम 2029 तक कोशिश करेंगे कि हमारे 30% जो ट्रेनें हैं वो टाइम पे हो जाएं। उसकी वजह क्या है? ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है या नहीं? है, अडेप्टेबिलिटी नहीं है, क्या कहते हैं, वो जो वर्कर्स हैं उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, मैन पावर कम है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना इन्वॉल्व हैं, ट्रैक्स का बहुत यार बड़ा इशू है। मैं तुम लोगों को बांध पे एक मीम दिखाना चाह रहा हूँ। उसमें असल में 2-3 प्रॉब्लम्स, एक तो स्ट्रक्चरल इशू भी है डोइचे बान के अंदर, कि ये चेंजेस बहुत स्लो कर रहे हैं जर्मन। हाँ, और दूसरा ये जो इन्फ्लक्स आया ना अच्छा। यूक्रेनियंस का और ये बाकी लोगों का, तो उसकी वजह से इनकी ना ट्रेनों पे तादाद भी बढ़ गई लोगों की, तो ये भी बड़ा मसला हुआ है यहाँ। ये ये वो देख रहे हो, ये मेरे स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ, हाँ। कहीं तो ये नजर आ रही है, उसने समझ बच्चे नहीं आ को रही क्या है।
हाँ, उसने बच्चे को खेलने के लिए जो खेलने वाला टॉय वाला स्टार्टर सेट होता है ना, वो ला के दिया है। तो उसने उसे कहा है कि ये ट्रेन खेलने वाला सेट है, ये उसका इंजन है, लेकिन जो ट्रेन है वो बाद में आएगी। तो ये उन्होंने आईसी पे तंज किया है। दिस असल में मेरा ख्याल है कि जो नया नया आएगा ना जर्मनी, वो एक महीना तो वो खुश रहेगा, उसके बाद उसको शौक लगेगा कि ये जो लोग, यानी लोग समझते हैं कि जर्मनी यानी लिबरल इकोनॉमिक टर्म में भी और उसकी पॉलिसी में भी कि बड़ा लिबरल है, ये नहीं है जर्मनी इतना। यानी अच्छा। यहाँ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान से निकल के किसी अच्छे पाकिस्तान में आ गए हैं, यानी इनकी पॉलिसीज में भी और इनकी यहाँ, यानी जैसे पाकिस्तान में आप एक है हमारा महकमा जिस पे आप तनकीद नहीं कर सकते, इधर भी ऐसे ही है, यानी एक चाचू है, आप चाचू की तनकीद नहीं कर सकते, यानी वो बात नहीं करते चाचू के ऊपर। और अभी पिछले दिनों जैसे वो हमारे चांसलर हैं, वो रो अच्छा। रहे थे हॉलोकॉस्ट के ऊपर कि हमने हॉलोकॉस्ट किया ये किया, लेकिन वो इसी मुकाबले में पैलेस्टीनियंस के ऊपर कभी नहीं रोएंगे। यहाँ उनकी मेमोरी में ही नहीं है कि पैलेस्टीनियन के भाई, ऊपर उन्होंने मारा है यहाँ पे लोगों को पकड़ के। और अगर कोई रोया भी है तो बहुत मारा है उन्होंने लोगों को उनको पकड़ के। उनको उनको रुलाया उन्होंने इसमें ना। उनको रुलाया तो उन्होंने। एक बड़ा ये डीपर इनकी इशू है, हमें इस पे जो है ना बात करनी चाहिए। जर्मनी में ख़ास तौर पे और इवन दूसरे मुल्कों में भी जो लोग नेदरलैंड्स को छोड़ के बाकी मुल्कों में जो लोग जो एहतजाज कर रहे थे, उसमें से भी 70 to 80% लोग ब्राउन ब्लैक कलर के थे। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल था कि जो है ना वो जो लोकल कम्युनिटी थी वो बहुत एक्टिव थी, लोग थे ऑब्वियसली शामिल थे, लेकिन ऐसा नहीं था। यानी वो जो हम एक आइडियल सिस्टम अपने दिमाग में लेके बैठे होते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसे हालात और जो लोगों यानी ने। यानी मेरा अपना तो ये है कि जर्मनी जो है वो यूरोप के चंद कंजर्वेटिव मुल्क में से बहुत यानी कंजर्वेटिव नॉट इन द सेंस ऑफ रिलीजन, लेकिन बाकी मामलों में, यानी पॉलिसीज में, सोशल हाँ, स्ट्रक्चर में। अच्छा, ये अच्छी, मैं आप बात जहन में रखिएगा ना। पहले कोई लेकिन बात मुझे एक करता हूँ, पॉइंट मैंने भी दिलचस्प, दरमियान में सॉरी रखा। आकाश, तुम करना, मुझे अली की बात से बात आ रही। कल हम यही बात कर रहे थे। जो ये घर वाले हैं ना, तो ये सब हैलोवीन आ रही है अभी। हैलोवीन जो है वो हम्म। प्योर अमेरिकन त्यौहार है। तो हम ये बात कर रहे थे कि इसका यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो कुछ ईस्ट जर्मनी से कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि बच्चे अगर टॉफियाँ लेके जाएं उनके यहाँ, सॉरी ट्रीट्स लेने जाएं उनके दरवाजे पे, तो बहुत सारे लोग हैं वो चीखते चिल्लाते हैं उन पे कि दौड़ जाओ, ये अमेरिकन चीज़ है, ये यहाँ पे ना करो। और बहुत कम हैं जो उसको अकोमोडेट करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मेंटालिटी यहाँ पे वो कहते हैं मौजूद है। हेरोइन पे जो आपने पैसे लगाए हैं वो आप जाया कर रहे हैं, बेसिकली जो चीजें आपने ली हैं। हाँ, हाँ, हम्म। ये वो सेंटिमेंट बहुत कंजर्वेटिव ज़्यादा वाली है। बात पर है ना। ये अमेरिकन है, हाँ, सॉरी मुकास। मैं, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, इसी के कंजर्वेटिज्म वाली जो टर्म यूज होती है, इसको हमारे यहाँ भी ना रिलीजियस के माने में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये रिलीजियस नहीं होती है। वो बड़ा मजे का वो एक मतलब एक्सप्लेन कर रहा होता है। मेरे ख्याल में वो अपने प्रोफेसर कौन सा हैं, मीरस्टाइमर है ना। वो कहते थे कि भाई यार चीजें जैसी हैं इनको वैसे ही चलाएं और वैसी ही रहें। उनमें तरक्की, तरमीम और ये वाले जो एडिशंस हो रहे होते हैं, इनको लेस एंड लेस एंड लेस करके चलाएं। ये है बस कंजर्वेटिव। अब ये कोई ऐसा भी हो सकता है जो कोई सोशलिस्ट है, वो आज के दौर में मजीद आगे नहीं जाना चाह रहा, जिस दौर में है उसी में रहना चाह रहा है। तो बेसिकली वो सोशलिस्ट के साथ कंजर्वेटिव है। आई तो थिंक ये इसको इस बहुत मायने में वाइड रहना डेफिनेशन है चाहिए। कंजर्वेटिव्स की। आई थिंक ये बहुत लेबलाइज्ड डेफिनेशन है कंजर्वेटिज्म की। जर्मनी आप में यानी एक तो है कि स्ट्रक्चरल कंजर्वेटिज्म है, लेकिन जो पॉलिसीज में है ना, यानी यहाँ बिजनेस करना अमेरिका से तकरीबन, अभी पिछले दिनों में स्टडी भी आई थी, इतना मुश्किल है कि आप पागल हो जाएंगे कि आप बिजनेस स्टार्टअप करना। इसलिए यहाँ आईटी, पूरे यूरोप में आईटी कहीं भी नहीं है, आईटी होती नहीं है, आती नहीं है, यानी सिलिकॉन वैली पूरे यूरोप में नहीं है। उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि ये जर्मन को इंजीनियरिंग पसंद है, उनको बस तो बनाई जाए ये, यानी पेज क्लास उनके पास हो और वो चीजें बनाई जाए, ये शौक है उनका जर्मन का। लेकिन लेकिन इस आईटी की पे तरफ नहीं, ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस जगह पे हैं और किस सिचुएशन में हैं। आज से 3 साल पहले बर्लिन जो है वो नंबर 1 पे था स्टार्टअप फंडिंग एक्वायर करने में। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह की, आई एग्री कि यहाँ पे सिलिकॉन वैली जो है ना सिस्टम नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह इनका डाटा से वो है, एक एक किस्म का डेटा पॉलिसी। डाटा पॉलिसी जो है ना वो यूरोपियन यूनियन की बहुत
बहुत कंजर्वेटिव है, जो कि टफ है। मैं उसको समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि ये उस तरह अपने आप को हर चीज़ में जो है ना वो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक डीपर हम गुफ्तगू में चले जाएंगे, हम तालीम बात कर रहे थे, उसकी बहुत वजूहात होती हैं। मतलब क्यों अभी तक जो है वो अमेरिकन ऑलमोस्ट जो है ना 50% जो प्रोडक्शन है वो चाइना शिफ्ट हो गई है, यूरोप की भी शिफ्ट हो रही है, लेकिन उतनी स्पीड के साथ नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जो है ना वो एक डिफरेंट टर्म में मैटर कर रही होती हैं कि यूरोपियंस उनको डिफरेंटली देखते हैं कंपेयर टू अमेरिकन्स। तो कंजर्वेटिज़म की जो वो आइडिया है ना वो एक डिफरेंट, और दूसरा ये है कि वो इस तरह की जो कैटेगरीज होती हैं वो आप उनको आइसोलेट नहीं कर सकते चीज़ों से, वो कंटीजन होती हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे इश्यूज़ के साथ। मेरा ये ख्याल है। मैं कुछ कहना चाह रहे थे, देखो फलसफा है वो नहीं, बहुत लिबरलाइज टर्म में, और ये वो भी हम उस वाले में वो एक सादा तरीके से मेरे ख्याल में समझाने की कोशिश करें, तो समझ में मैं आना चाहिए। यानी नहीं, आई थिंक ये कहना कि कंजर्वेटिज्म जो है वो चीज़ों को स्लो करता है और चीज़ों को, मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नहीं ठीक है, मैं इसीलिए आपको पॉइंट आउट किया कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, जारी रखें। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप आगे बढ़ सकते अच्छा, हैं। आपके लिए एक सवाल है वकार साहब, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इस्लामोफोबिया के मौजू पर एमफिल हो गया है, आइंदा पीएचडी के लिए इसी मौजू पे किसी मगरबी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे इम्कान है या किसी और दूसरे अच्छे इस्लामी मुल्क में? तो बताइए वकार साहब। मैं सवाल से आप लोग बता सकते हैं, वैसे ओवरऑल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जितना कुछ वास्तव मेरा पड़ा है सवाल है से, आपको कोई कुछ नहीं कहता कि आप इस्लामोफोबिया पे काम कर रहे हैं, तो आपको वही रोकेगा नहीं। सिर्फ ये है कि आप इस्लामोफोबिया पे काम की बुनियादें खबरों पे नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई संजीदा तहकीक करके अपना खुत्ता जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वो बनाना पड़ेगा। उस पर कोई संजीदा काम हो तो यकीनन लोग उस पर देखेंगे। और मेरे जितना कुछ हम पढ़ते रहते हैं ज़राए अखबार, तो उसमें बड़ी जबरदस्त तरीके से तनकीद हो रही होती है कि फलाना ये टर्म क्यों यूज की है, उसने इस तरह की जो बात की है, इसके अंदर ये चीजें हो रही हैं, वो हो रही हैं, तो वो तो खुद भी इन चीजों को फील कर रहे होते हैं और उस पर बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं होलोकॉस्ट के साथ। तो भाई वो तारीख इंसानियत का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू रहा है, उसको एक अलग तरह से देखा जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई ये और वो बराबर है। हम आज के दौर में फलस्तीनी इशू को जब ये बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा मामला हुआ है, तो आप ये भी देखें कि उस मामले को हदों से जब बढ़ने लगा तो रिवॉल्ट भी आया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है और उसके साथ हमारा उसके ऊपर रिएक्शन क्या होता है उसको भी देखें। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई नहीं नहीं, नामुमकिन ऐसा बड़ी बात। ये इस्लामोफोबिया के साथ हम इसको आई डोंट नो कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामोफोबिया एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। अब उसको एक डिफरेंट तरीके से ये 1990-92 से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, इससे पहले तो शायद कोई किसी ने इस पे उस तरह बात नहीं की है। दूसरा, ऑब्वियसली होलोकॉस्ट एक बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन तारीख में और भी बहुत सारे बड़े इवेंट्स हैं ना वो हुए हैं, जिनको जो है ना वो नहीं क्या कहते हैं, उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिली जिस तरह की होलोकॉस्ट को मिली है। हमारे अपने बरसगीर में ऐसे इंसिडेंट मौजूद हैं। अफ्रीका में 1950-60 तक ऐसे इंसिडेंट होते रहे हैं। अभी रवांडा की बात है, रवांडा का हुआ, बिल्कुल। अभी सूडान में जो कुछ चल रहा है, तो बहुत क्या कहते हैं ऐसे इंसिडेंट्स हैं। वो होता क्या है कि एक हेजमनी कायम हो जाती है एक इशू पे लोगों की, और उससे जो है ना वो अपने आप को वो सिर्फ उसकी, मैं ऑब्वियसली डीपर वजूहात हैं, सिर्फ एक उसकी वजह है कि उसके जो विक्टिम्स थे वो उनकी स्किन का कलर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उनमें ये व्हाइट मैन बर्डन था जो हमने सही तरह से वो नहीं किया। तो इसलिए वो जो है ना उस सही तरह है की जी, बात आप रही। भी ठीक बात कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं जो है ना बिलाल से इत्तेफाक करते हूँ। मेरे ख्याल में इंसिडेंट को हम हिस्टोरिकल पोजिशनिंग में भी देखें ना, देखें होलोकॉस्ट का मामला उस जमाने में हुआ था कि एक जी जो नई दुनिया कायम हो रही थी, नई दुनिया के लिए लाइक वो उन लोगों के दरमियान में हुआ जिन लोगों ने मौजूदा दुनिया को बनाया।
सही बनाया गलत बनाया, अच्छा किया गलत किया, इससे कतई नजर। हम्म। जाहिर है कि डोमिनेंट नैरेटिव उन्हीं लोगों का है जो जिन लोगों ने ये दुनिया बनाई है। हम सब जानते हैं कि सिस्टम, आइडियाज और ख्यालात और सियासत और बातचीत का जो है ना पैरामीटर्स तय किए गए थे दूसरी जंग अजीम के बाद फातिहीन के दरमियान में। तो फातिहीन ने जिन जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझा या उन्हें समझाया गया उस मौके पर, वो उनको लेकर साथ चले हैं। और उनके लिए ये एंटी नाजी जो एक नैरेटिव कायम करना था, उसके भी एक बड़ा प्रोमिनेंट हिस्सा था होलोकॉस्ट, और ये उनके लिए ज़रूरी था। तो वो बात ठीक है। लेकिन मैं कंपैरिजन इस माने में ही कर रहा होता हूँ ना कि एक तो वो इंडियन जो वजीर खारजा ने एक बात कही थी बड़ी मजे की, वो बहुत मशहूर भी हुई थी, कि जब उसने कहा कि यूरोप अगर अपने मसले को सारी दुनिया का मसला कहता है तो यूरोप जब हमारे मसले होते हैं तो कहता है कि वो आपका मसला है, और जब वो उसका मसला होता है तो वो ये नहीं कहता कि ये मेरा मसला है, वो कहता है ये सारी दुनिया का मसला है, सारी इंसानियत का मसला है। यूरोप मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज और प्लस अमेरिका। तो इस तरह के नैरेटिव, इस तरह के रवैये में जो एक जेन्युइन क्रिटिक है वो बिल्कुल ठीक है। बट बहरहाल फातिह का ये काम तो होता है ना, हमने भी तो दुनिया में यही किया था। अगर हम हमारी दुनिया को देखें जो हमारी थी, उसमें भी हमने जिन नैरेटिव्स को, जिन चीज़ों को ज्यादा बेहतर समझा तो उसके साथ चले। उसके बाद जब दूसरी दुनिया आती रही, तो ये मेरे ख्याल में होता नहीं रहेगा। नहीं इसके लिए बैलेंस इसको निकालने के नहीं लिए, नहीं हाँ। विकास, मैं इधर से इख्तलाफ करूँगा। इसको इस तरह हम बैलेंस आउट नहीं कर सकते कि हमने इस तरह इधर ये किया था तो उधर उन्होंने ये कर दिया था। इसमें कॉलोनियलिज्म में और क्या कहते हैं पिछली बादशाहतों में बहुत फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। हम जो है ना उन चीज़ों को इस तरह ये इस तरह चीज़ें बैलेंस आउट नहीं होती। ये बहुत बड़े मैसेकर्स हैं जो क्या कहते हैं एक ख़ास किस्म की नस्ल ने लोगों के ऊपर की है। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। कॉलोनियलिज्म ने जो कुछ किया है वो उस तरह बैलेंस आउट नहीं होता पिछली और हिस्ट्री ये के भी नहीं, साथ। और ये वंस कंपैरिजन अगेन भी कोई देखें, कोई मैं तो इस माने में कह कंपैरिजन रहा भी हूँ ना नहीं कि है। डोमिनेंट जो कौमें हैं, सोसाइटीज हैं, वो अपनी ताकत की प्रोपोर्शनली जो होता है ना, वो तो कर ही रही होती है ना, नैरेटिव वो बना रही होती है, स्टोरीज बना लेते हैं, और जो स्टोरीज उनके नैरेटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं तो, या उनके हक में होती हैं, तो उनको वो लेकर आगे चलता है इन टर्म्स ऑफ हॉलोकॉस्ट ना। नहीं नहीं, फ़र्क होता है ना। देखें क्या कहते हैं नस्ल कुशी की जो मिसालें हैं ना, नस्ल कुशी ये बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू कॉन्क्वेस्ट। ठीक है ना। कॉन्क्वेस्ट जो है ना जो बादशाहों ने की है वो अपने से बड़ी कौमों के ऊपर की है। मतलब अगर हमारी अपनी तारीख की बात कर रहे हैं तो हमने अपने से बड़ी कौमों के ऊपर जो है ना वो कॉन्क्वेस्ट थी। लेकिन नस्ल कुशी तो नहीं हुई। नस्ल कुशियाँ तो वहाँ पर नहीं हुई। लड़ाइयाँ हुई हैं, नस्ल कुशियाँ तो नहीं हुई। नस्ल कुशी एक बड़ा डिफरेंट नस्ल कुशी जो मसलन कौन सा हमारा ऐसा था कि जिसने इंडिजिनस लोगों को ही ख़त्म कर दिया पूरे अमेरिका से। मतलब ऐसा कौन सी जंग थी ये। इस तरह बैलेंस आउट करना जो है ना ये बिल्कुल एक मुझे नहीं लगता कि कोई सही तर्ज अमल है। हसनैन साहब को कुछ आया हुआ है तो बताएंगे। हाँ नहीं, मैं मेरे ख्याल में हो गई है बात उसी पे ही। मेरे ख्याल में दूसरी बात, हसनैन ब्रॉडली आपके साथ इत्तेफाक कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं स्टेजिंग पे बात करना चाह रहा था कि ये जो स्टेजिंग इन इंसिडेंट्स की गई है उसको डीपली देखना भी ज़रूरी है कि इनको क्यों क्यों ऐसे स्टेज किया गया है। और हम इससे पेन अंडरमाइन करते हैं बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज़ का जिनके साथ जाती हुई है। अभी बहुत सारी कम्युनिटीज़ की बात बात वो कर रहे थे। तो इसकी स्टेजिंग बाकायदा पॉलिटिकल एक्ट है, और उसमें उसमें खुद इनकी अपनी तारीख है। एक कौम के साथ एक कितना अरसा ये लोग वो करते रहे हैं, और पूरा यूरोप करता रहा है। लेकिन इन द एंड आपने उसको लिपेट के एक बंदे के सर पे रख के और उसको जहन्नम वासिल कर दिया। और एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा आपने किया ना। मैं वो पहले भी यही कहना चाह रहा था कि देखिए, यूरोप का जो मसला था बहुत बड़ा मसला था उनके सामने। तो फातिहीन के लिए ये जरूरी था कि उस मसले को मफतूह के नाम करके अपने सर से उतार दिया जाए, हम्म, वरना तो पूरे यूरोप को इस चीज का एहसास होना चाहिए ना। जैसे हम और ये उस फ्रांस ने कहा कि हम फलस्तीन को जो है ना एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं या करेंगे, लेकिन जर्मनी ने ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो बर्डन उनके ऊपर है, बाकियों के ऊपर जो है ना इतना बर्डन नहीं है, ऐसे ही नहीं। नहीं नहीं, ये इसी बात को हसनैन तुम पूरी कर लो फिर मैं करता हूँ। उसमें उसमें क्या होता है, इस स्टेजिंग का नुकसान ये है कि बाकी कम्युनिटीज का पेन अंडरमाइन होता है, क्योंकि इस पेन को आप
आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। ऑब्वियसली एक शख्स भी अगर किसी कंसंट्रेशन कैंप में उसके साथ उसकी ज़िंदगी उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है, उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते या उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो स्टेजिंग है उसकी स्पेशली, और ख़ास तौर पे अभी वाले मसले में जो जो कंपैरिजन ड्रॉ करके करने की कोशिश की, वो प्योरली पॉलिटिकल एक्ट है और उसको मेरे ख्याल में उसी तरह देखना चाहिए। उसको उसके पीछे जो इनके मकासद हैं उनको अनवील करना चाहिए। बस यही मेरे ख्याल में नहीं, इम्पोर्टेंट और चीज़ है। अली क्या ये राय होता कहना क्या चाहिए? है, ये होता क्या है, जैसे अभी क्या कहते हैं, ये बात करते हैं ना कि जर्मनी का बर्डन है। ये होता क्या है कि ये एक सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेसी दे देता है। यानी ये जर्मन हुकूमत क्या करती है, या जर्मन जो डिस्कोर्स इस पर डेवलप होता है, वो इसको लेजिटिमेसी देने के लिए, हाँ, ये हैबरमास ने कहा था 2 साल हाँ, पहले के जर्मन कॉम के ऊपर वो फला है, तो ये लिस्टमाइज करना है लिस्टमाइज करना है सारे। दूसरों की एक्सटर्मिनेशन, दूसरों की नस्लकुशी को, दूसरों के जुल्म को। मतलब आइडिया तो ये आना चाहिए ना कि भाई हमने पहले किया था, या जो इन्होंने कहा था नेवर अगेन, वो हम आइंदा नहीं होने देंगे। लेकिन क्या कहते हैं, किसी जगह पे इन्होंने ऐसा नहीं किया, और उसको तो जब हम ये इसको एक जुमले में इन दोनों को रखते हैं ना कि यार उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ तो हम अगली उसको जो है ना एक लेजिटिमेसी दे रहे होते हैं छोटी सी, कि हाँ ठीक है, चलो जो है ना वो हो रहा है। और फिर बहुत बहुत सारे पहलुओं से जो है ना वो फ़र्क है भाई। इसको कितने साल हो गए हैं अब, 17वां साल मेरे ख्याल से जारी है। 100 साल लगभग। ठीक है, हाँ, तो 100 साल भी पीछे चले जाओ, तो उससे पहले पहले मैं नकबा के बाद की बात कर रहा हूँ। तो मतलब हाँ, नकबा की बात कर रहे हैं, तो सॉरी मैं दूसरी बात कर मतलब रहा हाँ हूँ। नहीं, जी मैं हाँ, इशू ठीक है तुम्हारी बात भी। तो क्या कहते हैं, कैसे जो है ना वो जो कंडीशंस है रहने की, जहाँ जिस तरह की उनकी नस्ल कुशी डेकेड से हो रही है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता किसी और जगह पे। इसलिए किसी और को इस किसी इस इशू को किसी भी और जुमले के साथ लगाना, मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी सी जो है ना वो इंसाफ पसंदी है। अच्छा, और इट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ इस्लामोफोबिया। एक तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक है। एक मिनट अली काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं यार। तो ऐसा हाँ तो नहीं है उसने कह दिया कि आप बड़े लोग तो आप बड़े ही बनते हो, थोड़ी सी उसको भी, अब वो भी जर्मनी में पढ़ रहा है, ऐसी थोड़ी मैं बात है। असल में मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि मेरे ख्याल है जर्मनी उन वाहिद मुल्कों में से एक मुल्क है, कौम है जिन्होंने जेनोसाइड किया भी और अब सपोर्ट भी कर रहे हैं उसको। यानी इसके अलावा कोई दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी कौम नहीं है। यानी दो ही मुल्क हैं जो पैसे भी दे रहे हैं और वेपन्स भी दे रहे हैं, अमेरिका और तो जर्मन है। और दूसरा ये जो मसला है ना ज्यूज वाला, इसमें ये नहीं कि खाली ज्यूज को मारा था नाजियों ने, हिपीज को भी बहुत मारा था। उनकी पूरी हिस्ट्री लोगों को पता नहीं है। रोमा यानी उन्होंने हिपीज पूरी खत्म कर दिया जर्मनी से, कोई हिपी नहीं रहा। कम्युनिस्ट को मारा है, फिर वो क्या है यार, रोमा यार मेरे साथ 15 ही मिलियन वॉर्ड तो है उन्होंने जहाँ रशियंस मारे थे। मारा कैंप था। यानी वायमार में मेरे साथ ही वायमार सिटी है, जो यानी वायमार रिपब्लिक भी रही है, पता होगा। तो वहाँ बुखनवाल्ड साथ उसके आगे, यानी तकरीबन आधा घंटा दूर है, मेरा 15-20 मिनट दूर होगा। तो वहाँ कैंप थे उनके, आप कभी जाके देखें। जितना ज्यूस का उससे दुगना जो है मेरे ख्याल है वो हिपीज को जो मार के रखा हुआ था वहाँ, उतना बड़ा उसका वो है। तो ये भी यानी वो ये भी अली मसला है ये यहाँ के इंटरेस्टिंग वो, बात है, ये अली कितनी हिपीज क्योंकि इंटरेस्टिंग उनके पास बात है। पॉलिटिक्स के लिए पैसा नहीं है ना। हिपीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी नहीं नहीं कर रहा, नहीं, तो अली पता भी नहीं लोगों को। अली ये हिपीज से कौन मुराद है जरा, ये रोमा की बात कर रहे हो ना? रोमा के जो लोग थे। हाँ रोमा की बात। हाँ, ठीक ठीक। तो अच्छा, रोमा और कम्युनिस्ट और इन इन सब की, अब ये इंटरेस्टिंग बात है, इसकी स्टेजिंग क्यों नहीं हुई? एक टाइम में एक ही लोगों ने उसी तरीके से लोगों को मारा, लोगों को ख़त्म किया, लेकिन उसकी स्टेजिंग नहीं है और उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। उसका कोई ट्रांजिशनल जस्टिस टाइप कोई चीज़ नहीं हो रही। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। और मैं एक साइड नोट पे, कुमैल तो क्योंकि फिलोसफी कर भी रहा है अपना हसनैन, यहाँ मुझे ये थोड़ा सा आके शौक लगा था कि ईस्ट में जो जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है वो नीचे को अच्छा नहीं समझते। मैंने कहा साइड नोट पे मैं बता दूं, यहाँ यानी लोगों को मोस्टली पता ही नहीं है कि वो कौन है। हाँ हाँ, वो ये तो बहुत सही नहीं है। पता भाई। मुझे क्योंकि मुझे ऐसा था कि जैसे यानी अगर कोई किसी ने इलामा इकबाल का शेर भी नहीं पढ़ा तो उसे पता होगा कि इलामा इकबाल कौन है, कोई भी होगा, यानी पता भी ऐसा नहीं नहीं होगा है जिंदगी यहाँ में कहीं। पे। तो यहाँ ऐसा नहीं है, ये मुझे बड़ा शौक लगा। यानी यहाँ लोगों को, यानी फ्रैंकफर्ट में अभी आर्थर शोपेनहावर की कब्र है, यानी वो आप जाए आपको पता नहीं लगेगा कि उसकी, लेकिन आपका ख्याल है कि उसके ऊपर कुछ ये दरबार शरबार बुला रहे हैं कुछ? यहाँ ये होना चाहिए पे था। या मार्क्स का पता होगा लोगों को ज्यादा से ज्यादा। अच्छा काम यार, आज का पता है लोगों को। ठीक है, गपशप तो इस लगी मार्क्स से पता है। हाँ,
हम जो है ना हाँ वो लंबा हो रहा है काम, तो लोग भी बोर हो गए हैं। हम जो है ना वो जर्मन ह्यूमर पे बात करते हैं, और फिर जो है ना वो हम क्या रैप कहते अप हैं, करते हैं इसको। बात ख़त्म करते हैं। क्या ख्याल है? हम्म। आप बता श्योर। दें लतीफ़ा जो हुआ है, मैं देखता हूँ कहीं निकाल सकूँ वो वीडियो। वो निकाला था, हमने निकाला था ना हाँ कि मेरे किसी। पास है, मैं हाँ, निकाल रहा हूँ उसको ताकि मैं उसको जो। प्ले कर लेते हैं, मजे की चीज है। वो पता है ना सबको, अली तो तुम्हें देखा है वो जो हुई है। एक तो म्यूजियम का नाम बहुत बकवास है, मैं 36 वीडियो देखी है सिर्फ उसका नाम सीखने के लिए। उसमें जो गाड़ी गाड़ी वालों ने ऐड दिया, वो लैडर वालों हाँ ने ऐड दिया नहीं। बिल्कुल। हाँ, हम्म। बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। आप कहानी सुनाए ना, फिर उसके बाद में वीडियो हम प्ले करते हैं, अगर आप मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना। हाँ तुम्हारी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा लतीफ़ा ये है कि क्या कहते हैं जो फ्रांसीसी लूर जो भी वर्ड है, म्यूज़ियम में जो है ना वो चोरी हुई है पिछले दिनों। वो आए हैं चोर कोई 10-15 मिनट में, वो जो है ना काफ़ी सारी मिकदार में चीज़ें उठा के ले गए हैं। उसके बहुत सारे उसके अंदर मज़ाहिया पहलू हैं, या उसके बहुत सारी चीज़ें। अभी उन्होंने मेरे ख्याल से 2 लोगों को गिरफ़्तार किया है। तो उसमें एक और चीज़ देखने की है अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, वो जो उन्होंने डिटेक्टिव जो उस पर काम कर रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो नहीं है हमारा सीरीज़ वाला, क्या नाम है, शर्लक होम्स। शर्लक होम्स, उसकी तरह। या वो जो अगाथा क्रिस्टी के नावल्स के ऊपर जो मूवीज़ बनी हुई हैं, वो बिल्कुल उसी तरह उसने सूट पहना हुआ है 3 पीस, और उस तरह वो हाथ में उसने वो लकड़ी पकड़ी होती है, और वो उस तरह जो है ना घूम फिर के देख रहा है कि कैसे जो है ना चोरी हुई। तो उसमें ये एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। खैर, और हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये ऐसी है जैसे चोरों को पड़ गए मोर। खैर, जो चोर हुए हैं वो ज़्यादातर हाँ वो फ्रांस किसी के। ने लिखा है कि, सॉरी, वो किसी ने लिखा है कि जर्मनी और फ्रांस के म्यूजियम से चोरी होने पे मुझे शदीद शौक लगा है कि ये लोग भी चोरी को बुरा समझते हैं। तो इस आयत की एक न्यूज़ बनाई है। हाँ। क्या बात है। My wife and I got to know about the Louvre robbery on Sunday. Wurden wir auch immer mehr von Mitarbeitern angetextet. Hast du das gesehen? Was meint ihr dazu? Und dann haben meine Frau und ich angefangen, am Sonntagabend so ein bisschen rumzuspinnen. Luckily for us, most of the people got the humor and know that we are not involved in the robbery. Viele verstehen den Humor, teilweise aus dem Ausland wird uns sogar gespiegelt, hey, ihr Deutschen habt ja doch ein bisschen Humor. तो इसमें जो बुनियादी बात है ना, वो जर्मन ह्यूमर है। आम तौर पे यानी एक स्टीरियोटाइप है, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सच्चा स्टीरियोटाइप है कि जर्मन जो है ना वो ह्यूमर को एंजॉय नहीं करते, ना खुद वो इतना मजाक करते हैं, और ना जो है ना वो मजाक को अप्रिशिएट कर पाते हैं उतना ज़्यादा। लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस पे लोग भी हैरान हो गए कि यार अच्छा, जर्मनी जो है ना वो कुछ चीज़ों के साथ मजाक भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या कहते हैं, खान साहब ने कहा था ना जर्मनी और जापान के बॉर्डर्स, तो जर्मनी और फ्रांस के जो आपस की राइवलरीज थी, वो भी क्या कहते हैं इन चीज़ों में जो है ना वो रोल प्ले करती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो एक इस इंसिडेंट में हुई हैं। एक मजे की चीज थी हमें जब भी इस तरह की, अगर आप देखें ना, लीडर्स को देखें, किरदारों को देखें, नामवर लोगों को, जर्मन को, तो आपको कहीं हंसते हुए नजर नहीं आएंगे, मुस्कुराते हुए नजर नहीं आएंगे, कहीं पे कोई ऐसा जो ना ऑड बिहेवियर उनको ना ऐसा लगेगा जैसे रोबोट्स हैं, वो आ रहे हैं और वो जा रहे हैं, वो सीधे सीधे स्पार्ट चेहरे हैं, और इस तरह का मिजाज है वो। अच्छा, फिर आप लोगों से भी सुना और पढ़ भी रहे होते हैं कि भाई, अच्छा, वो खुद कुछ इस तरह की मीम्स भी आ रहे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो एक बड़ी मशहूर वीडियो है, क्लिप है इस तरह का, जिसमें कोई 3 साल की या इतनी कोई बच्ची है, और वो गाड़ी में ना बैक सीट पे बैठी हुई है, उसके वालिद या जो कोई भी है वो गाड़ी चला रहे हैं। तो जब वो रेड होती है, तो जैसे ही वो गाड़ी को ना हल्का सा हाँ स्टार्ट मैंने करने की देखी, आगे, बहुत तो क्यूट है। इट्स रेड इस तरह की बहुत क्यूट सा वो बता रही होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इतने छोटे से
और इस तरह की मीम्स भी चल रही होती है कि यार जर्मन्स तो पहले ही कानून के साथ होते हैं, पता नहीं इस तरह की चीजें। ये मेरे साथ एक्चुअली हाँ, वाकया हुआ है, क्या कहते हैं, जे वॉकिंग का ना, कि सिग्नल से आप जो है ना वो अभी रेड है और आपने पैदल उसको क्रॉस कर लिया है। तो मैं एक दफ़ा हाफ बन ऑफ जो सेंट्रल स्टेशन है उसके पास था, तो एक लड़का था जो उस तरफ से आ रहा था, तो उसने बग़ैर उसका इंतज़ार किए कि वो ग्रीन हो जाए सिग्नल, वो वॉक करके जो है ना उसने सड़क क्रॉस कर ली। और मेरे पीछे जो है ना वो पुलिस वाला खड़ा था, तो उसने फ़ौरन से कहा भाई हाउस वाइस विद ID कार्ड प्लीज़, और उसको जो है ना वो जुर्माना कर दिया वहाँ के। माना करते हैं। ट्रेन में यार, ट्रेन में आपको एक्सपीरियंस होगा, आप जैसे ही जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ट्रेन का कल्चर चेंज हो जाता है। हाँ। लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं। जैसे आप जर्मनी में एंटर होते हैं तो ट्रेन में ऐसे खामोशी होती है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आप जरा सी को बात करो, पूरी ट्रेन आपको देख रही होती है कि अब इसने ऊंची बोल दी है और हमारा इसने सुकून भंग कर दिया है। ये बहुत इनकी हो है। strange है। बहुत महंगे। चलें जी, हम आज इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। क्या कहते हैं, और बहुत आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी के जहन में कोई बात है कहने की तो प्लीज़, बट अदरवाइज़ वी विल एंड हेयर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी। अल्लाह हाफिज़।